नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, खुशवंत सिंह की द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हमारे पास इसके कई विश्लेषण और सारांश है, तो कोशिश रहेगी कि इसकी गहराई में उतरें। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है ही ऐसी जो बहुत परतों में खुलती है। तो हमारा इरादा यही है कि दादी माँ के चरित्र को समझें, लेखक के साथ उनका रिश्ता कैसे बदला, उसको देखें और हाँ, कहानी के जो मुख्य संदेश हैं उन पर भी बात करें। सही कहा। कहानी शुरू होती है एक ऐसी छवि से जो हम सब शायद जानते हैं। एक दादी माँ, बिल्कुल। झुर्रियों वाला चेहरा, एकदम सफेद बाल, हाथ में माला और होंठों पर प्रार्थना। ये सिर्फ एक बुजुर्ग का चित्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा, ये भारतीय दादी का एक प्रतीक है। त्याग, शांति, आध्यात्मिकता, सब कुछ उसमें झलकता है। तो चलिए इसी चित्रण से शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके लिए उनकी दादी हमेशा से ही बूढ़ी थी। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। इतनी बूढ़ी कि वो सोच भी नहीं पाते थे कि वो कभी जवान रही होंगी। ये झुर्रियां, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में माला और होंठों पर वो धीमी प्रार्थना। हाँ, तो ये जो तस्वीर है इसमें एक ठहराव सा है ना? उनके चेहरे पर एक शांति, एक पवित्रता बताई गई है। और यहीं से मेरे ख्याल से कहानी की नींव पड़ती है। ये जो हमेशा से बूढ़ा होना है, ये दादी को जैसे समय से परे कर देता है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहती, बल्कि वो परंपरा का, स्थिरता का और एक गहरी, क्या कहते हैं, आस्था का प्रतीक बन जाती हैं। उनका कभी जवान न दिखना, ये उन्हें एक तरह से शाश्वत बना देता है। एक आदर्श की तरह। बिल्कुल। और ये चीज कहानी के अंत तक उनके चरित्र से जुड़ी रहती है, खासकर उनका आध्यात्मिक पहलू। फिर आता है वो बचपन का दौर, गांव वाला, जब लेखक दादी के साथ थे। उसे कहानी में एक सुनहरे दौर की तरह दिखाया गया है। हाँ, वो रिश्ता तब बहुत मजबूत था। दादी का रोज सुबह उन्हें तैयार करना, फिर स्कूल छोड़ने जाना, और स्कूल भी मंदिर से जुड़ा हुआ था। ये छोटी छोटी बातें बहुत अहम हैं। मुझे वो हिस्सा बड़ा अच्छा लगता है जहाँ लेखक अक्षर सीखते थे और दादी मंदिर में धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। हाँ, और ये सिर्फ साथ रहना नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर थे, जीवन साझा था। दादी यहाँ सिर्फ देखभाल नहीं कर रही थी, हाँ। वो एक तरह से आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थी। मंदिर जाना, लेखक का उस स्कूल में पढ़ना, ये सब उसी ओर इशारा करता है। और वो कुत्तों को रोटियां खिलाना। हाँ, वो भी। वो बासी रोटियां कुत्तों को खिलाना महज एक आदत नहीं थी, वो उनकी करुणा थी, जीव प्रेम था। और ये पहलू बाद में फिर उभरता है ना, गौरैयों वाले प्रसंग में। सच में ये उनके रिश्ते का सबसे मजबूत, सबसे अभिन्न दौर था। लेकिन फिर सब बदल जाता है। वो शहर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। और रिश्तों में वो दूरी आनी शुरू हो जाती है। अब लेखक स्कूल बस से जाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में। दादी सिर्फ दरवाजे तक, वो गांव वाला साथ पीछे रह गया। बिल्कुल। और ये दूरी, जैसे आपने कहा, सिर्फ भौतिक नहीं थी, ये सोच की, मूल्यों की दूरी भी थी। शहर के स्कूल की पढ़ाई वो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंग्रेजी, विज्ञान, संगीत। हाँ, उनके लिए ये सब मतलब बेकार था, शायद उनके पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ भी। विश्लेषण भी यही कहते हैं कि उनका ऐतराज सिर्फ विषयों से नहीं था, बल्कि उस पूरी आधुनिक शिक्षा से था जो ईश्वर की, धर्म ग्रंथों की बात नहीं करती थी। उनकी आपत्तियां तो काफी साफ थी, है ना? जैसे अंग्रेजी का क्या काम। हाँ, या विज्ञान में भगवान की बातें क्यों नहीं होती। और संगीत को तो वो भले लोगों का काम ही नहीं मानती थी। उनके हिसाब से तो वो निम्न लोगों का काम था। हाँ, और ये बातें जाहिर है उनके और पोते के बीच एक दीवार सी खड़ी कर लेती हैं। निश्चित रूप से ये पीढ़ियों के टकराव का, जिसे कहते हैं जनरेशन गैप, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दादी अपनी दुनिया में थी, पारंपरिक, आध्यात्मिक, और पोता नई दुनिया की ओर जा रहा था। बिल्कुल। और यही टकराव उनके रिश्ते में वो खामोशी लाता है। वो साथ रहते हुए भी एक दूसरे की दुनिया से जैसे कटने लगते हैं। दादी की ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि उनके मूल्य कितने पक्के थे, वो बदलने को तैयार नहीं थी। और ये दूरी फिर और बढ़ जाती है जब लेखक कॉलेज के लिए हॉस्टल चले जाते हैं। हाँ, वो जो एक कमरा साझा करते थे, वो संपर्क भी टूट गया। फिर विदेश जाने की बात आती है, 5 साल के लिए। ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। लेकिन यहाँ दादी का रिएक्शन कमाल का था। मतलब कोई भावुकता नहीं दिखाई, रोई नहीं, बस शांत। ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है।
रेलवे स्टेशन पर भी जब वो छोड़ने आई उनका व्यवहार वैसा ही था, शांत, स्थिर। होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, उंगलियां माला फेर रही थी। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये शांति क्या थी? क्या ये उदासीनता थी कि अब रिश्ता इतना बदल गया है कि फर्क नहीं पड़ता? या ये उनकी गहरी आस्था थी, एक तरह की स्वीकृति कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है? विश्लेषण तो इसी ओर इशारा करते हैं। उनकी वो स्थिरता, उनकी वो रोज की दिनचर्या, माला जपना, प्रार्थना करना, वो जैसे उनकी ताकत बन गई थी। हाँ, बाहरी बदलावों के बीच उनकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस दूरी को, इस नियति को अपनी आध्यात्मिक शांति के साथ अपना लिया था। लेकिन जब लेखक 5 साल बाद लौटे तब दादी का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखा। हाँ, ये घटनाक्रम बड़ा नाटकीय है। वो स्टेशन पर आई उन्हें लेने। उस दिन बहुत खुश थीं, लेकिन असली हैरानी तो शाम को हुई। बिल्कुल, कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कभी नहीं। उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को बुलाया, एक पुरानी सी ढोलक ली और घंटों गीत गाए, वो योद्धाओं वाले गीत। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उस दिन शाम को प्रार्थना नहीं की। ये उनके जीवन का, उनके नियमों का एक अभूतपूर्व उल्लंघन था। तो इसका क्या मतलब समझें? ये सिर्फ खुशी थी पोते के लौटने की, या कुछ और गहरा था इसमें? लेखक खुद कहते हैं कि शायद वो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। विश्लेषण कई तरफ इशारा करते हैं। एक तो ये कि शायद ये बरसों से दबी हुई एक व्यक्तिगत खुशी का विस्फोट था। उस पल में उन्होंने अपनी रोज की धार्मिकता को भी पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पवित्र मूर्ति नहीं थी, उनमें भावनाएं थीं। बिल्कुल, वो एक इंसान थी, गहरे जज्बातों वाली। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि ये एक तरह का उत्सव था, जीवन के एक अध्याय के अंत का। शायद अनजाने में ही सही, अपनी विदाई की तैयारी। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, ये विचलन उनके चरित्र की जटिलता दिखाता है। वो एक सीधी सादी छवि से कहीं ज्यादा गहरी थी। और फिर कहानी का अंत आता है, जो बहुत ही मार्मिक है। उस जश्न के अगले ही दिन दादी बीमार पड़ गईं। हल्का बुखार था, डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएंगी, लेकिन दादी खुद जानती थी। हाँ, उन्होंने कहा कि उनका अंत पास है। और यहां भी वही शांति, वही स्वीकृति। उन्होंने कहा कि अब वो किसी से बात करके वक्त बर्बाद नहीं करेंगी, अपने आखिरी पल सिर्फ प्रार्थना और माला जपने में लगाएंगी। हाँ, परिवार ने मना भी किया पर वो नहीं मानी। शांति से लेट गईं और माला जपते जपते उनके होंठ शांत हो गए, माला हाथ से गिर गई। कितनी शांत, गरिमापूर्ण मृत्यु। बिल्कुल। और फिर वो गौरैयों वाला दृश्य जो अविश्वसनीय सा लगता है। वो तो कमाल है। जब दादी का शव आंगन में रखा था, हजारों गौरैयां चुपचाप आकर बैठ गईं। कोई आवाज नहीं, कोई चहचहाहट नहीं, एकदम खामोश, जैसे वो भी शोक मना रही हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये दृश्य कहानी के सबसे ताकतवर प्रतीकों में से एक है। इन गौरैयों का इस तरह मौन होकर आना, ये दादी के पवित्र जीवन का और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का सबूत है। जैसे वो गांव में कुत्तों को रोटी खिलाती थी। बिल्कुल, वैसे शहर में वो इन गौरैयों को दाना डालती थी रोज। ये सिर्फ रूटीन नहीं था, ये उनकी करुणा थी, जीव दया। और अब वही जीव उनके जाने पर मौन श्रद्धांजलि दे रहे थे। हाँ। और सबसे अजीब बात, जब मेरी माँ ने, मतलब लेखक की माँ ने, रोटी के टुकड़े डाले, उन्होंने खाए नहीं खाए, और जब दादी के शव को ले गए तो चुपचाप उड़ गईं। ये बात इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती है ना? ये दिखाता है कि वो खाने के लिए नहीं आई थी, वो सिर्फ दादी के लिए आई एक थी, अंतिम सम्मान देने। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन जैसे ही पवित्र और शांत थे। बिल्कुल, जिसे प्रकृति ने भी जैसे पहचाना और सम्मान दिया। ये पवित्रता और शांति वाली जो थीम है, उसे ये चरम पर ले जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस कहानी और विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या संदेश है? मेरे ख्याल में 4 बातें साफ तौर पर उभरती हैं। पहली, दादी का जीवन पूरी तरह आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ था। प्रार्थना, माला, ये उनकी पहचान थे, उनकी शक्ति थी। सही। दूसरी, वो भारतीय दादी माँ के उस आदर्श रूप का प्रतीक हैं। त्याग, करुणा, स्थिरता, सादगी, ये सब उनमें था। वो भारतीय मूल्यों का जैसे एक प्रतिबिंब थी। और तीसरा पहलू जो बहुत अहम है, वो है पीढ़ियों के बीच बदलते रिश्ते। हाँ, ये कहानी बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे वक्त, माहौल, गांव से शहर आना, परिस्थितियां, शिक्षा, विदेश जाना, हाँ, इन सब के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं, दूरियां आती हैं, लेकिन शायद वो अंदर का स्नेह बना रहता है। शायद। और चौथी बात,
चौथी बात है पवित्रता और शांति। न सिर्फ उनका जीवन बल्कि उनकी मृत्यु भी। वो शांत विदाई, वो गौरैयों का मौन, सब उसी पवित्रता को दिखाता है। तो ये कहानी एक व्यक्ति के बहाने प्यार, विश्वास, पीढ़ी का अंतर, आधुनिकता परंपरा का द्वंद्व और मृत्यु जैसे बड़े विषयों को छू लेती है। और दादी का वो स्थिर चरित्र बदलती दुनिया के सामने एक ध्रुव तारे जैसा लगता है। बिल्कुल। तो अंत में लगता है कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी सिर्फ खुशवंत सिंह की दादी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमारे स्रोत भी कहते हैं, ये हर उस दादी का अक्स है जिनके चेहरे पर वक्त की लकीरें हैं, पर आत्मा में गहरी शांति और आस्था है। ये हमें याद दिलाती है कि रिश्ते बदलें, दूरियां बढ़ें, पर वो जुड़ाव, वो आशीर्वाद, वो शायद हमेशा रहता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। क्या? कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या दादी जैसी गहरी आस्था, वैसी शांति, जीवन के प्रति वैसी स्वीकृति, क्या ये सब संभव है? या उनके मूल्य स्थिरता, विश्वास, करुणा, सादगी, क्या ये सिर्फ बीते जमाने की बातें रह गई हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, आज के दौर में इनके क्या मायने हैं, इस पर विचार करना जरूरी है।